अपना टॉपिक चल रहा था टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट, राइट, कि टेट्रापोड्स में लिम्ब का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, किस तरह से। सेकेंडली हमने यहाँ पर 3 एक्सेस को स्टडी किया था। पहली एक्सेस थी हमारी फर्स्ट एक्सेस प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सेस। उसके बाद सेकेंड एक्सेस की अगर हम बात करेंगे नेक्स्टली तो वो एक्सेस होगी हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर, और थर्ड एक्सेस हमारी आती है डॉर्सल वेंट्रल। ठीक है, इस हिसाब से टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट में हमने 3 एक्सेस को स्टडी करना। सबसे पहले फर्स्टली हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सेस की। तो यहाँ पर हम कह के चलते हैं कि प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सेस 3 पार्ट्स से मिलकर बनती है, जैसे हमने बोला था स्टाइलोपोड, ज़्यूगोपोड एंड ऑटोपोड। ये 3 पार्ट्स मिलकर इस एक्सेस को बनाते हैं, इस एक्सेस को फॉर्म करते हैं। स्टाइलोपोड में हमारी ह्यूमरस आती है, ज़्यूगोपोड में रेडियस एंड अल्ना कंप्राइज करते हैं, और ऑटोपोड्स में हमारे मेटाकार्पल्स एंड डिजिट्स आते हैं। ठीक, ये चीज अपन ऑलरेडी विजुअलाइज कर चुके हैं, ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं। दूसरी बात जो आती है कि प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस जो है, हमने पहले ही पे देखा था कि प्रॉक्सिमल जो है वो नियर बाय एक्सिस है, डिस्टल जो है वो डिस्टेंस वाइज जो दूर है, काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, उस एक्सिस को हमने डिस्टल एक्सिस नेम दिया। तो सेकेंडली अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हॉक्स जीन्स जो होते हैं वो इन एक्सिस को डिफाइन करते हैं, और हॉक्स जीन का नंबर या उनकी वेराइटी हमें वहां बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहली बात तो करेंगे हम हॉक्स जीन्स की। हॉक्स जीन्स 2 टाइप्स में अवेलेबल रहते हैं, एक हॉक्स ए फॉर्म रहती है, एक हॉक्स डी फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों फॉर्म्स का ही यूज आएगा। ठीक है, हॉक्स सी भी होती है, हॉक्स बी भी होती है, बट यहाँ एक्सिस में जब हम बात करते हैं तो एक्सिस में बात करते टाइम यहाँ पर हम 2 फॉर्म्स ही देखेंगे, हॉक्स ए एंड हॉक्स डी, राइट। अब इनमें हम बोलते हैं कि 9 से 13 तक हॉक्स की वेराइटी या हॉक्स में हमें जीन्स में वेरिएशन देखने को मिलता है, राइट। ये वेरिएशन 9 से 13 तक हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस जीन को स्टडी करते हैं तो हमें जीन इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हॉक्स जीन की बात कर रहे हैं हम, हॉक्स जीन है। यहां पर दिस इज हॉक्स जीन, जिसमें अलग अलग टाइप से डिफरेंट टाइप्स के हॉक्स के जीन्स अवेलेबल हैं। तो जब हम हॉक्स 9 की बात करते हैं तो ये फॉर्म करता है स्कैप्यूला। हॉक्स 10 की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन होता है ह्यूमरस का। 11 की बात करते हैं अल्ना एंड रेडियस फॉर्म करते हैं। 12 मेटाकार्पल्स के फॉर्मेशन में यूजफुल रहते हैं, और 13 डिजिट्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। डिजिट्स के फॉर्मेशन में इसका यूज रहता है। तो इस तरह से ये हॉक्स जीन की वेराइटी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, यानी कि हॉक्स जीन बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं, बहुत सारे टाइप्स में, मेनी टाइप्स में अवेलेबल रहते हैं। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि जब हम बात करते हैं हॉक्स A11 एंड हॉक्स D11, तो ये दोनों जीन्स जो हैं वो क्या फॉर्म करेंगे,
चाहे हॉक्स A11 है चाहे D11 है, दोनों मिलकर फॉर्म ही अल्नाइन रेडियस को कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा हॉक्स A13 है और हॉक्स D13 है। 13 हॉक्स जो है, चाहे A फॉर्म है चाहे D फॉर्म है, फॉर्मेशन किसकी करेंगे? डिजिट्स की, राइट। यानी कि ऑटोपोड्स की फॉर्मेशन यहां पर होगी, ठीक। दोनों फॉर्म ऑटोपोड्स को बना रहे हैं। अब अगर हम बोलते हैं बाय चांस हॉक्स A13 या हॉक्स D13 में म्यूटेशन कॉज होता है, वहां पर सडन चेंज आता है, या इस जीन का हम बोल सकते हैं चेंज होगा, इस जीन में चेंजेस होंगे म्यूटेशन के कारण, तो क्या होगा? हमारी फॉर्म अवेलेबल है हॉक्स D13, कौन सी फॉर्म है? म्यूटेटेड फॉर्म, राइट। म्यूटेटेड फॉर्म में ये अवेलेबल है। ये म्यूटेटेड फॉर्म अगर होगी तो क्या होगा? हमारे जो डिजिट्स होंगे, आई मीन टेट्रापोड की ही बात कर रहे हैं, टेट्रापोड के डिजिट्स फ्यूज नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, वहां पर प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। वही अगर हम बात करते हैं हॉक्स A13 की, ये भी एक म्यूटेटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है, राइट। इसकी फॉर्मेशन भी अगर इस तरह से म्यूटेटेड फॉर्म में अवेलेबल रहती है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि ऑटोपोड का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्टिव फॉर्म नहीं है, इसका चेंज्ड फॉर्म है, और चेंज्ड फॉर्म के कारण ऑटोपोड प्रॉपरली वहां पर फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, तो ऑटोपोड फॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होगा जैसा होना चाहिए। ऑटोपोड भाग किसे बोला था हमने? ये वाला जो भाग है ये ऑटोपोड भाग या पार्ट कहलाता है, राइट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जीन्स के बेसिस पर इस तरह की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये चीज तो हमेशा याद रखनी है कि 9 स्कैप्यूला बनाएगा, 10 ह्यूमरस फॉर्म करेगा, 11 रेडियस एंड अल्ना फॉर्म करेगा, 12 मेटाकार्पल्स, 13 डिजिट्स, इस प्रकार की फॉर्मेशन रहेगी। अब हम देखते हैं कि 3 अलग अलग हमने बोला यहां पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं ये चीज अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे बात करेंगे फेज फर्स्ट की, जो कि होती है स्टाइलोपोड, राइट। यहां पे हम, ये लिम्फ बड है हमारी टेट्रापोड की, यहां पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। अब फेज फर्स्ट स्टाइलोपोड है, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा? ह्यूमरस का। फोरलिम्ब की ही बात कर रहे हैं, हिंडलिम्ब पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ फोरलिम्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन की जब बात करेंगे तो एक्सप्रेशन अलग अलग जीन्स का होगा, यहाँ पर अलग अलग लेवल से होगा, तो वही एक्सप्रेशन हम यहाँ पर देखते हैं।
क्योंकि बात यहाँ ह्यूमरस की हो रही है, तो हॉक्स D9 एंड हॉक्स D10 ये दोनों मिलकर ह्यूमरस की स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ कंबाइन होकर बोथ द जीन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ह्यूमरस, राइट। एंड दिस इज फेज फर्स्ट स्टाइलोपोड। फोर लिम्ब भाग है, फोर लिम्ब पार्ट है। सेकेंडली सेकेंड फेज की जब बात करते हैं तो आता है हमारे पास ज़्यूगोपोड, ठीक है। इसको रिमेंबर करने का तरीका भी बताया था कि SZA स्टाइलोपोड, ज़्यूगोपोड, ऑटोपोड, ये थ्री टाइप से अलग अलग फेजेस यहाँ पर रहेंगे। तो फेज 2 है ज़्यूगोपोड, ये वही लिम्फ बड है, ठीक है। यहाँ पे लेवल अलग अलग रहेगा हॉक्स जीन्स का, और ये फॉर्म क्या करेगा, क्योंकि ज़्यूगोपोड है तो बनाएगा क्या, अल्ना एंड रेडियस को ही बनाएगा। जब यहाँ पर जीन लेवल की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का जीन लेवल है। ठीक है, जैसे जैसे हम रीजन देख रहे हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं 9 ही एक्सप्रेस हो रहा है, देन D9 D10 बोथ आर एक्सप्रेसिंग, D9 D10 D11 तीनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। यहाँ पर D9 से 12 तक चारों जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, और फिफ्थ बात करेंगे तो D9 से D13 तक पांचों जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है। एंड अल्टीमेटली फॉर्म क्या हो रहा है, अल्ना एंड रेडियस, राइट। अल्टीमेट फॉर्मेशन किसकी है, अल्ना एंड रेडियस की। तो यानी कि फेज फर्स्ट स्टाइलोपोड में सिर्फ ये दोनों थे, फेज सेकंड ज़्यूगोपोड में पांचों जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, लेकिन इनकी सिर्फ डी फॉर्म विजिबल हो रही है, डी फॉर्म ही एक्सप्रेस हो रही है। थर्डली अपन बात करेंगे थर्ड जोन या थर्ड फेज की बात करते हैं। फेज थर्ड है ऑटोपोड, राइट। अब यहाँ पे आते आते हम बोलेंगे लिम्फ बढ़ नहीं रहेगी, ह्यूमरस अल्ना रेडियस दोनों बन चुकी, इसलिए इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे भी जीन का एक्सप्रेशन होगा तभी ऑटोपोड का फॉर्मेशन हो पाएगा, और इस तरह से यहाँ पर बनेंगे मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स, जिनको हम डिजिट्स भी बोल सकते हैं, राइट। जीन्स एक्सप्रेशन देखेंगे यहाँ पर तो किस प्रकार से रहेगा, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जीन एक्सप्रेशन रहेगा।
आसानी से वहां पर हो सके। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सबसे पहले लेवल है ऑक्सी 13 का, राइट, 13 डिजिट्स को बना रही है। फिर A13 और D13 दोनों हैं, दोनों फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। फिर धीरे धीरे नीचे जब जाते हैं इस भाग में आते हैं A13, B13, A12, D12, ठीक है, 12 भी अवेलेबल है क्योंकि मेटाकार्पस भी फॉर्म हो। और नीचे जाते हैं तो D11 और D10 भी विजिबल रहते हैं, यानी कि ह्यूमरस और रेडियस अल्ना वाले जीन्स भी यहाँ नीचे की तरफ रहेंगे क्योंकि वो भी एक्सप्रेस हो चुके हैं। तो धीरे धीरे उनका लेवल क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वो नीचे की तरफ प्रेजेंट हैं, राइट। अपर पार्ट में D12 मतलब 12 हॉक्स जीन और 13 हॉक्स जीन की वेरिएशन विजिबल होगी। तो इस तरह से हॉक्स जीन्स जो हैं हमारे प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस को डिफाइन करते हैं और इनके फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो ये तो बात हुई हमारी इस एक्सिस। दूसरी बात करते हैं हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस टेट्रापोड में लिप डेवलपमेंट में थंब और फिंगर वाली एक्सिस थी, राइट, यानी कि थंब टू फिंगर इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस। अब इसको डिफाइन करने के लिए भी यहाँ पर कुछ जीन्स होंगे, राइट, क्योंकि हमारे पेपर का नाम ही जीन्स एंड डिफरेंशिएशन है। तो प्रोसेस तो हम स्टडी करेंगे, इसके साथ जीन्स भी देखेंगे कौन से जीन्स इंटरैक्ट करके इस फॉर्मेशन को बनाते हैं, राइट। अब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की बात करें। ये हम बात करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग जो माइंड में आती है कि ZPA जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को फॉर्म करता है। एंड जब ZPA के फुल फॉर्म पे हम जाते हैं तो ZPA इज जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, यानी कि ऐसा जोन है, ऐसा एरिया है जहां से पोलराइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। सेकेंडली, ZPA प्रेजेंट कहाँ होता है, ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। तो ZPA जो है बना हुआ किससे है, इसकी फॉर्मेशन किससे है, मेसोडर्म के टिश्यू से, यानी कि मेसोडर्मल ऑरिजिन है, फॉर्मेशन भी मेसोडर्म सेल से बना हुआ है, राइट। इट इज फॉर्म्ड बाय मेसोडर्मल टिश्यूज एंड वेयर इट इज प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट कहाँ पर है, तो ये पोस्टीरियर जंक्शन पर लिप बड जो बन रही है, फॉर्म हो रही है, उसके पोस्टीरियर जंक्शन पर,
नीचे वाले, ठीक है, लास्ट एंड वाले जंक्शन पर प्रेजेंट है। किस किस के बीच में प्रेजेंट रहेगी? लिम्फ बड और बॉडी वॉल। इन दोनों रीजन्स के बीच में, इन बिटवीन, जंक्शन मतलब होता है बीच में, जो कनेक्ट कर रहे हैं दोनों पार्ट्स को, वहां पर इसकी प्रेजेंस रहेगी। ठीक। सेकेंडली, जो ZPA रीजन है उसके अंदर SHH का एक्सप्रेशन होता है, यानी कि सोनिक हेजहॉग जो जीन है वो यहीं पर उपस्थित रहती है, यहीं से, इसी रीजन से एक्सप्रेस होती है। SHH इसी रीजन से एक्सप्रेस होता है, इसी के अंदर उपस्थित रहता है। सेकेंड थिंग, जो AER है हमारा, AER पढ़ा था हमने, एपिकल रिज रीजन था, वहां पे FGF8 जो है सिक्रीट हो रहा था, एक्टिव हो रहा था, वो भी SHH को, सोनिक हेजहॉग को बनाने में हेल्प करता है, या इसको एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा, राइट। यानी कि सोनिक हेजहॉग दो रीजन से एक्टिवेट हो रहा है, एक तो ZPA रीजन से कि इसके अंदर प्रेजेंस है इसकी, और SHH के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। सेकेंडली, FGF8 भी SHH को एक्टिवेट कर रहा है, सोनिक हेजहॉग को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, राइट। अब हम ये बोलते हैं कि जो SHH है वो एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट को फॉर्म करने में हेल्प करेगा, राइट। लेकिन क्योंकि हमने बोला कि FGF8 AER से भी आ रहा है, तो वो काफी सारे सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है कि वो SHH से क्रिएट करे। तो ऐसा क्यों नहीं है कि सारे सेल्स सोनिक हेजहॉग को क्यों सिक्रीट नहीं करते? Why all cells don't secrete sonic hedgehog? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? तो इसके पीछे रीजन यही है कि हमारा जो FGF है वो कुछ ही सेल्स जो होते हैं उन्हीं के पास रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कुछ ही सेल्स उसको, FGF को, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को सेंस कर पाते हैं, एंड जो सेल्स सेंस कर पाएंगे वो SHH के सिक्रीशन को परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज ये सिक्रीशन ऑल सेल्स के द्वारा नहीं होगा, सिर्फ जो इंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट बनाने वाले रीजन्स हैं वहीं पर इसका एक्सप्रेशन देखा जाए। तो ये चीज क्लियर है हमें क्यों ऑल सेल्स नहीं बना पा रहे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कुछ सेल्स के पास ही है कि इस चीज को ये फील कर सके, ठीक है, ले सके और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। दूसरी बात जो हम करते हैं कि एंटीरियर लिम्ब बनाने के लिए BMP247 ये तीनों जीन्स भी काम आते हैं, यूज किए जाते हैं, यानी कि बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स होते हैं ये 247, इनके डिफरेंट टाइप्स के जीन्स हैं जो कि खुद एक्सप्रेस होकर एंटीरियर लिम्ब बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि थंब रीजन फॉर्म करने में हेल्प इनका रहता है। सेकेंड चीज, हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ZPA रीजन पोस्टीरियर भाग में प्रेजेंट रहता है, राइट। हमने अभी पढ़ा मेसोडर्म टिश्यू से बना हुआ है एंड पोस्टीरियर जंक्शन में प्रेजेंट है लिम्ब बड के और बॉडी वॉल के। तो यहां पर ZPA प्रेजेंट है। अब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, यहां पर इस ZPA को एंटीरियर पार्ट में प्लेस कर रहे हैं, राइट। यहां पर पोस्टीरियर ZPA को दूसरे लिम्ब बड के एंटीरियर पार्ट में प्लेस कर रहे हैं, और जब हम ग्रो करवाते हैं इसको तो हम क्या देखेंगे, वहां पर डबल विंग स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा, ठीक है। दो ह्यूमरस, दो रेडियस अल्ना, दो भाग में डिवाइडेड मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स,
देखने को वहां पर ऑब्जर्व मिलेंगे हम, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि जो हैंड्स हैं, हैंड्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह फॉर्म होंगे एंड दो हैंड्स या हम बोल सकते हैं डिजिट्स फॉर्म होंगे वहां पर। तो डबल विंग्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। पोस्टीरियर पार्ट में ZPA पार्ट प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं कि ZPA जो है वो डिफाइन कर रहे हैं हमारे इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को और उसे प्रॉपर्ली फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर ऑलरेडी ZPA प्रेजेंट था, फिर भी हमने उसे इंटीरियर पार्ट में दूसरी जगह से लाकर प्लेस किया है, राइट। तो उस प्लेस करने के बाद वैसे के वैसे दो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन ऑब्जर्व होता है और डबल विंग स्ट्रक्चर फोर आर्म में या फोर लिम्ब में देखने को मिलता है। एक और एक्सपेरिमेंट ये भी किया गया, क्योंकि ZPA भाग में ही, ZPA पार्ट में ही SHH भी एक्सप्रेस होता है, तो हमने ऑब्जर्व किया एक और एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि यहाँ पर SHH एक्सप्रेस था, यहाँ पर भी ऑलरेडी SHH एक्सप्रेशन था, लेकिन हमने बाहर से फिब्रोब्लास्ट सेल्स के साथ SHH एक्सप्रेशन को मिक्स किया, ठीक है। दोनों जीन्स को मिक्स करके हमने यहाँ पर प्लेस किया और उसके बाद भी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि डबल स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं। Formation of double structures was observed. That means ZPA जोन के अंदर ही SHH भी एक्सप्रेस हो रहा है एंड SHH के कारण anterior posterior axis डिफाइन हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ लिखा SHH defines ZPA, डिफाइन करता है क्योंकि उसी के अंदर वो प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस ही वहां पर है, इसलिए वो उसे डिफाइन कर रहा है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। डोर्सल वेंट्रल एक्सिस इसमें भी जीन्स होते हैं, राइट। डोर्सल वेंट्रल एक्सिस कौन सी होती है? डोर्सल एक्सिस जहां पर नकल्स उपस्थित है एंड वेंट्रल एक्सिस वहां पे पाम या सोल उपस्थित है, ठीक है। जहां पर नकल्स प्रेजेंट है डोर्सल एक्सिस, जहां पर पाम प्रेजेंट है वेंट्रल एक्सिस, हो जाता है टेट्रापोड के लिम्ब। सेकेंडली, यहाँ पर जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इस एक्सिस फॉर्मेशन के लिए वो है WNT7A। एक्टोडर्म से एक्सप्रेस होता है, ये मेसोडर्मल से एक्सप्रेस नहीं है। इसका एक्टोडर्म भाग जो होता है, ऊपर की तरफ जो पार्ट प्रेजेंट होता है, वहां से इसका एक्सप्रेशन है, वहां से स्ट्रीशन से एक्सप्रेस होके ये डोर्सल पार्ट में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। जहां पर डोर्सल फेट है यानी कि डोर्सल फ्यूचर है, वहां पर इसका एक्सप्रेशन होगा
तो डॉर्सल प्लेस पर एक्सप्रेस होके डॉर्सल पैटर्निंग को फॉर्म करता है, नकल्स, नेल्स इनको फॉर्म करेगा। नकल्स ये वाले पार्ट कहलाते हैं जो हमारे जॉइंट्स होते हैं डॉर्सल सरफेस पे, राइट। तो हमने बोला WNT7A इफ डॉर्सल भाग में जा रहा है तो डॉर्सलाइजेशन करवा रहा है एंड डॉर्सल पैटर्निंग वहां पर टिश्यूज की हो रही, नकल्स का फॉर्मेशन हो रहा। वहीं अगर ये जीन एब्सेंट होता है, ठीक है, या फिर म्यूटेटेड फॉर्म में उपस्थित रहता है, इस जीन का एक म्यूटेशन हो जाता है तो हम वहां पर क्या ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों पार्ट ही वेंट्रल बन जाएंगे, ठीक है, दोनों पार्ट वेंट्रल बन जाएंगे, डॉर्सल पार्ट दिखेगा नहीं, ठीक है, डॉर्सल साइड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं बिकॉज WNT7A जीन कैसा है, म्यूटेटेड है, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वेंट्रलाइजेशन दोनों जगह पर पॉसिबल है। नाउ WNT7A खुद एक्सप्रेस होकर LMX1 जीन को एक्सप्रेस करता है, राइट, एक्टिव होकर दूसरे जीन को एक्टिव कर रहा है जिसका नाम है LMX1, और ये भी आगे जाकर डॉर्सल सल्फेट को बनाता है, यानी कि डॉर्सल साइड को ही प्रमोट करता है। तो अगर बाय चांस हम बोलते LMX1 जो है हमारा वो म्यूटेटेड हो जाता है, ये म्यूटेटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो क्या होगा, एक डिजीज हो जाती है नील पटेला सिंड्रोम। वहां पर क्या होगा, जो टू सोल्स होते हैं, टू पाम्स होते हैं, वो फॉर्मेशन यहां पर ऑब्जर्व की जाएगी, यानी कि दोनों साइड पर सोल्स का फॉर्मेशन होगा, नकल्स फॉर्म नहीं होंगे, नेल्स फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। That's why syndrome is known as Neil-Patela syndrome, because two soles are formed here, right? Because LMX gene is just absent there or in mutated form, so it will not be able to form dorsal side. ठीक है, dorsal side को form ही नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो mutated form में है, and mutated form में होने के कारण यहाँ पे दो ventral sides का formation हो रहा है। So very easy, WNT7A जीन डॉर्सल साइड को बनाता है और LMX1 को एक्टिवेट करके डॉर्सल साइड के टिश्यूज को फॉर्म करेगा। ये एब्सेंट होंगे तो वेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ थ्री एक्सिस। कि हमने देखी ये तीनों एक्सिस हैं, लेकिन ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी करते हैं, राइट। दैट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई जीन है जो पोस्टीरियर पोर्शन को बना रहा है तो वो दूसरी एक्सिस में हेल्प नहीं करेगा, ये चीज पॉसिबल नहीं। तीनों जीन्स मतलब तीनों रीजन्स को जो जीन्स डिफाइन करते हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं और तीनों एक्सिस बनाने में कोऑर्डिनेट करते हैं, राइट। तो हम बात करते हैं थ्री एक्सिस के कोऑर्डिनेशन की। सबसे पहले ZPA, सबसे पहली बात ZPA जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी जो है ये एक्सप्रेस करती है SHH। अभी जस्ट हमने ऑब्जर्व किया था लास्ट एक्सपेरिमेंट, SHH एक्सप्रेस करती है और SHH FGF4 को भी आगे जाकर एक्सप्रेस करता है पोस्टीरियर AER पार्ट। सेकेंड FGF4 जो है ये हमारे SHH को भी एक्सप्रेस करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं
ये अगर ज्यादा बनता है तो ये FGF4 को एक्टिवेट करे। दोनों का रिलेशन एक दूसरे से कंबाइंड है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ एक एक्सिस को बनाने में, फॉर्म करने में हेल्प करे, राइट, क्योंकि दोनों जीन्स एक दूसरे को एक्टिवेट करने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी वहां पर रखते हैं। सेकेंड 7A जो है W87A इफ डेफिशिएंट होगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा या म्यूटेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, देन क्या होगा, डॉर्सल लिम्ब जो है हमारा वो नहीं बनेगा। लैक मतलब उसकी फॉर्मेशन वहां हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने बोला था W87A सिर्फ डॉर्सल लिम्ब बनाए, एंड इफ यही एब्सेंट है तो डॉर्सल लिम्ब भी लैक करेगा। लेकिन ये लैक करेगी तो पोस्टीरियर डिजिट जो है, पोस्टीरियर डिजिट्स जो है वो भी लैक करेंगे, वो भी फॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो हमने बोला ये दोनों को कंट्रोल कर, पोस्टीरियर डिजिट्स को भी और डॉर्सल लिम्ब को भी, इसलिए दोनों एक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है एक तरह से, राइट। थर्ड थिंग SHH एक्सप्रेस किसको कर रहा है, FGF4 को, FGF4, और FGF4 हमारा W87A को एक्सेस कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, राइट। तो इस तरह से तीनों एक्सेस एक दूसरे से लिंक्ड हैं। एक जीन एक्टिवेट होकर दूसरे जीन को एक्टिवेट करता है, दूसरा जीन एक्टिवेट होकर थर्ड जीन को एक्टिवेट करता है, एंड तीनों एक्सेस को एक दूसरे के साथ कोरिलेट वहां पर करता है। तो ये हमारी बात हुई कोऑर्डिनेशन, कैसे कोऑर्डिनेशन है तीनों एक्सेस के जीन्स के बीच, वो चीज हमने देखी। नाउ हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। राइट, तीनों एक्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है, देन उसके बाद जॉइंट्स का फॉर्मेशन भी नेसेसरी है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि जॉइंट्स का
जब भी जॉइंट्स का फॉर्मेशन होता है तो हम एम्फीबियंस में देखते हैं, राइट, कि उनके बीच में वेब्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑलराइट, वेब्स की प्रेजेंस रहती है। लेकिन जब हमारे अंदर हम देखते हैं तो हमारे अंदर वेब्स की प्रेजेंस हमें देखने को नहीं मिलती, वेब्स प्रेजेंट नहीं रहते, राइट। तो वो वेब्स कैसे हटे होंगे? एपोप्टोसिस, सेल डेथ के बाद। ये दैट मींस सेल डेथ प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है मोर्फोजेनेसिस के लिए, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन के लिए। तभी सेल डेथ होगी तो स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्ली फॉर्म होंगे इस टाइम, राइट। तो सेल डेथ या एपोप्टोसिस एक इंपॉर्टेंस रखता है स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर शेप, प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड करने। सेकेंड चीज, क्योंकि हम यहाँ पर फोर लिम्ब की बात कर रहे हैं, हिंड लिम्ब में फ्रॉग्स में वेब्स फिंगर्स के बीच में डेवलप होते हैं, लेकिन फोर लिम्ब में वेब्स नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पर नेक्रोसिस जोन प्रेजेंट रहता है, जो सेल्स को हटाता है, उनकी डेथ कराता है, वो जोन यहाँ पर प्रेजेंट है। और वो जोन यहाँ पर 3 नंबर्स में प्रेजेंट है, राइट। इंटरनल नेक्रोसिस जोन, एंटीरियर नेक्रोसिस जोन एंड पोस्टीरियर नेक्रोसिस जोन। इंटरनल नेक्रोसिस जोन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा अंदर की तरफ, इंटरनल साइड पर, और ये जो होता है ये अल्ना एंड रेडियस को अलग करने में हेल्प। अल्ना रेडियस एक साथ जॉइंटेड रहते हैं, तो बीच में गैप क्रिएट करने के लिए ये इंटरनल नेक्रोसिस जोन वहां प्रेजेंट रहता है, और इन दोनों के बीच में एपोप्टोसिस की क्रिया करवाता है, एक्टिविटी करवाता है, ताकि इजीली इनमें मूवमेंट हो सके, राइट। सेकेंडली, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नेक्रोसिस जोन यहाँ आगे इंटीरियर साइड में एंड पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट रहते हैं, और इनके कारण क्या होता है? डिजिट्स में एपोप्टोसिस हो, यानी कि बीच में जो वेब जैसी स्ट्रक्चर्स यहाँ प्रेजेंट थी वो यहाँ से रिमूव होगी, वो एपोप्टोसिस के अंडर को जाएंगे, तो यहाँ से वो रीजन्स हट जाते हैं। इसके कारण हमने देखे बिल्कुल मिनिमम रीजन्स बनाए हैं, यानी कि रिमूवल हुआ। इसको हम डॉटेड लाइन से ऐसे शो कर सकते हैं कि पहले थे और अब प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज इन दोनों जोन्स ने यहाँ पर वर्क किया और वेब पार्ट को रिमूव किया, एपोप्टोसिस कर। तो डिजिट्स में एपोप्टोसिस के दोनों पार्ट्स करवाते हैं, एंड अल्ना एंड रेडियस में इंटरनल नेक्रोसिस जोन करवाते हैं। ये दोनों तीनों जोन्स मिलकर क्या कहलाते हैं? इंटरडिजिटल नेक्रोसिस जोन, क्योंकि डिजिट्स के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इंटरडिजिटल नेक्रोसिस जोन है जो मिलकर एपोप्टोसिस की एक्टिविटी को करवाते हैं एंड मोर्फोजेनेसिस प्रॉपर्ली वहां फॉर्म करते हैं। सेकेंड थिंग, BMP 247 सेल डेथ या एपोप्टोसिस करवाने में हेल्प करता है ताकि वेब का रिमूवल हो सके फोर लिम्ब में, राइट। फोर लिम्ब में वेब की जरूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, तो वहां पर उसकी रिमूवल के लिए ये तीनों BMP प्रोटीन्स एक्सप्रेस होकर सेल डेथ या एपोप्टोसिस की एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं, राइट। एक वही दूसरा प्रोटीन होता है नॉगिन, इफ ये प्रेजेंट रहेगा तो ये एपोप्टोसिस नहीं होने देगा एंड वेब स्ट्रक्चर्स वहां पर प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि फोर लिम्ब में तो नॉगिन इनएक्टिवेट रहता है, बिकॉज ये एक्टिव हो जाते हैं, तो ये इसे ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, ताकि एपोप्टोसिस हो सके। लेकिन हाइंड लिम्ब की जब बात करते हैं, पोस्टीरियर लिम्ब में नॉगिन को एक्सप्रेस होना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर एपोप्टोसिस नहीं करवाना होता इन टिश्यूज का, सो वहां पर नॉगिन एक्सप्रेस हो सकता है। मेनली नॉगिन का कार्य यहाँ पर फंक्शन क्या रहेगा कि ये ब्लॉक हो जाता है एंड एपोप्टोसिस की क्रिया में कोई ब्लॉकेज नहीं करता, इजीली एपोप्टोसिस होता है इन फोर लिम्ब्स का, डिजिट्स का फॉर्मेशन। सेकेंड थिंग, BMP2 एंड GDF5
जॉइंट्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। जॉइंट्स जो बन रहे हैं उनको फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। इफ GDF5 म्यूटेटेड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, या फिर ये म्यूटेटेड हो जाता है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक कंडीशन आएगी ब्रैकीपोडिया कहलाती, जिसके अंदर जॉइंट्स का फॉर्मेशन है। बिकॉज GDF5 जो है हमारा वो जॉइंट्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, राइट। और जब ये यहां से रिमूव होगा या नॉन फंक्शनल है या म्यूटेटेड फॉर्म में है या एब्सेंट है, इन तीनों ही कंडीशंस में जॉइंट्स फॉर्म नहीं हो पाएंगे। दैट मींस इसकी प्रेजेंस से जॉइंट का फॉर्मेशन इजीली हो पाता है एंड मॉर्फोजेनेसिस प्रॉपर्ली होता है। तो ये हमारा टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट, जिसमें हम देखते हैं डिस्टल प्रॉक्सिमल एक्सिस को, सेकेंडली एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, थर्डली वेंट्रल एंड डॉर्सल एक्सिस, फोर्थली तीनों एक्सिस के बीच में कोऑर्डिनेशन, एंड लास्टली फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स, दैट हाउ द जॉइंट्स आर फॉर्म्ड। एंड इन सभी में हम जीन लेवल को भी देखेंगे, कौन से जीन्स किस फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं।